क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 का हम लोग का अकाउंट्स का पहला दिन है। आप लोग को ब्रीफ में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। लाइट नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, लाइट आएगा तब चलेगा। मनीष बोर्ड पे ध्यान दो। ब्रीफ में आप लोग को हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में हम लोग को वहां मिल जाएगा। हम लोग को पढ़ना है जो चैप्टर है, सबसे पहला है नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंपनी। एनपीओ अपने आप में एक चैप्टर है पूरा। पार्टनरशिप के अंदर में आपको करीब 4 चैप्टर मिलेगा और कंपनी के अंदर में भी आपको तकरीबन 4 या 5 चैप्टर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें 4 चैप्टर मिलेगा, पार्टनरशिप में 4 चैप्टर मिलेगा, एनपीओ में हमको 1 चैप्टर मिलेगा। हम लोग जो है स्टार्टिंग एनपीओ से करेंगे। स्टार्टिंग जो है हम लोग नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे। अच्छा, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, जस्ट आप 12th पढ़ेंगे, अगले साल आप लोग को ग्रेजुएशन में जाना है या बीबीए कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे वहां पे ये सेम चीज आ जाएगा। वहां पे बोला जाएगा इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे क्या बोला जाएगा इसको बताइए? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है। 10 मार्क्स का एनपीओ आता है। ये इजी तो है बट लेंथी है, मतलब आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैप्टर इजी है लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो इसको कॉपी कर लो। बात नहीं, कॉपी करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। कॉपी हो गया आप लोगों का? कॉपी हो गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप लोग बता रहे हैं। देखिए नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसा नाम से यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए? आप नाम पढ़ेंगे आपके मन में बहुत सारा इसके प्रति मतलब आंसर आ जाएगा कि अच्छा नॉन प्रॉफिट से मतलब ये प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता है, नॉन ट्रेडिंग है ये ट्रेड नहीं करता है। ये सब चीज आप लोग को समझाएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन, नाम में क्या लिखा हुआ है? नॉन प्रॉफिट्स। इसका मतलब है ये प्रॉफिट, गलत, ये प्रॉफिट कमा सकता है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम भले ही एनपीओ है लेकिन इसके प्रॉफिट कमाने पे कोई रोक नहीं है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? प्रॉफिट्स कमा सकता है, लेकिन प्रॉफिट कैसे खर्च करेगा रोक उस चीज पे है। समझ में आ रहा है? नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न प्रॉफिट्स बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कैसे यूज करेगा उस चीज पे रोक टोक है। इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेडिंग नहीं करता है। ये बात सही है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मेनली सर्विस मोटिव के लिए बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सामान नहीं बेचता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करवाता है। हो सकता है उस केस में सर्विस प्रोवाइड करवाते करवाते कुछ सामान भी आपको बेचने लगे। जैसे नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में बता रहे हैं क्या होता है। हॉस्पिटल जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हॉस्पिटल का काम सामान बेचना है या आपका इलाज करना है? इलाज करना है। स्कूल का काम सामान बेचना है या आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है? एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लेकिन हॉस्पिटल हो सकता है कि दवा भी आपको बेचता हो, बट हॉस्पिटल का मेन काम दवा बेचना नहीं है। वैसे ही स्कूल हो सकता है कि आपको कॉपी किताब बेचता हो, बट स्कूल का मेन काम कॉपी किताब बेचना नहीं है। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है बताइए? सामान बेचना है या सर्विस प्रोवाइड करना? लेकिन हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइड करते करते अलग से भी ये कुछ सामान आपको बेचता हो। अच्छा, क्या इसके प्रॉफिट कमाने पे कोई रोक है? इसके प्रॉफिट कमाने पे कोई रोक नहीं है। इसके प्रॉफिट के
यूजेस पे रोक है। समझ में आ रहा है? नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने प्रॉफिट को यूज करेगा, रोक उस चीज पे है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को कैसे यूज करेगा, उसको शॉर्ट में बोलते हैं RA। तो देखिए, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट को सिर्फ RASUC रसूख पे जो है वो यूज कर सकता है, जिसमें R का मतलब हो गया रिलीजन, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिलीजन, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीन तो स्ट्रीम हो गया पढ़ाई वाला, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसके बाद रिलीजन हो गया, उसके बाद अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है? इसको लिखो यहाँ पे रसूख, RASUC शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद डिटेल में इन सबको लिखवाएंगे अभी आप लोगों को। लिख लिए? चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। जब हम बोल रहे हैं वो लिखना शुरू करो। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन या NPO भी लिख सकते हो। NPO आर ऑर्गेनाइजेशंस, NPO आर ऑर्गेनाइजेशंस, NPO are organizations which are established, organizations which are established with purpose of promoting, purpose of promoting। इसको फुल फॉर्म में लिखवाएं या RASUC लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, RASUC। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। These organizations cannot give dividend. These organizations cannot give dividend. These organizations cannot give dividend. ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट्स कैन नॉट गिव डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट्स टू देयर मेंबर्स, टू देयर मेंबर्स। तीसरा लिखो पॉइंट, these organizations are set up with motive of, these organizations are set up with motive of providing service. These organizations are set up with motive of providing service. Motive of providing service. Example, example, school, hospital, temple, church, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क, सोशल क्लब, गुरुद्वारा, मॉस्क, सोशल क्लब, लाइब्रेरी, एक्सेट्रा। क्या लिखे उसके बाद आप लोग? सोशल क्लब्स, लाइब्रेरीज। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, आखिरी पॉइंट लिखो। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन,
देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ प्रॉफिट, restriction on uses of profit and not on earning of profit. There is a restriction on uses of profit and not on earning of profit. Restriction on uses of profit and not on earning of profit. यानी कि रोक किस चीज पे है, प्रॉफिट कमाने पे या प्रॉफिट के यूज पे? प्रॉफिट को किस चीज पे यूज किया जा सकता है? प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड ओनली ऑन दिस। प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, आर्ट्स, साइंस, अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव और कॉमर्स पे ही यूज कर सकते हैं और किसी काम के लिए प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसको जो है अपने मेंबर्स को भी आप नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब जो मिल के एनपीओ स्टार्ट किए हैं उनको वो प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता है। जितना भी स्कूल्स है, जितना भी प्राइवेट स्कूल्स है, सबका सब नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सब एनपीओ है। आप देखिएगा स्कूल का जहाँ जो मेन पेपर रहेगा वहाँ लिखा रहेगा किसी ना किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में। समझ में आ रहा है? जितना भी स्कूल्स है वो सब क्या चीज है बताइए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इतना आप लोग को क्लियर है? इस चैप्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को क्या क्या अब सीखना है, यहां तक जो लिखवाए हैं वो क्लियर है आप लोगों को? उसमें कोई डाउट नहीं है? अब इस चैप्टर का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें हम लोग को क्या क्या बनाना सीखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या क्या बनाना है हम लोग को बनाना है रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बनाना है हम लोगों को बैलेंस शीट। ठीक है? क्या क्या बनाना है? रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीप एंड पेमेंट क्या चीज है तो अपने रेफरेंस के लिए समझ लीजिए रिसीप एंड पेमेंट क्या है? कैश बुक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पीएल अकाउंट है। बैलेंस शीट तो आप लोग को पता है क्या चीज है। इसमें हम लोग को मेनली क्या क्या बनाना है? रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे ये सब चीज बनाना है। ये तो मेन चीज है। इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारा आइटम्स का ट्रीटमेंट सीखना है। तो ये ऐसा स्टार बना के लिखो, पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें ये लिखो। उसके बाद दूसरा लिखो यहां सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कॉपी हो गया इतना? ठीक है। उसके बाद लिखिएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद हम लोग को क्या सीखना है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद लिखिएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अदर आइटम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स। अगर आप लोगों के पास फोन होगा तो कल से प्लीज मतलब अगले क्लास से फोन ले आइएगा, या अगले क्लास के बाद से क्लास में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं फोटो खींच के भेज देंगे तो क्वेश्चन आप लोग के यहाँ फोन पे चला जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगल बगल वाले के यहाँ तो फोन होगा ही। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि घर पे जाके पेरेंट्स के सर पे चढ़ जाना है कि सर बोले फोन लेके आना है पढ़ने। नहीं है तो भी कोई इशू नहीं। ये लिख लिया आप लोग? ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग को दो चीज सीखना है, रेवेन्यू समझना है और कैपिटल समझना है।
ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इसी के बेसिस पे है, इसी पे बेस्ड है। पहला हम लोग को समझना है कि रेवेन्यू क्या है, दूसरा हमको समझना है कैपिटल क्या है। रेवेन्यू और कैपिटल समझ जाएंगे तो इस चैप्टर का 50% चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर क्या है वो देखते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बताइए? और कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल का मतलब होगा लार्ज अमाउंट। तुमसे हम बोलेंगे 2 करोड़ रुपया बताओ, 2 करोड़ क्या है, रेवेन्यू है या कैपिटल है? लेकिन हम बोल रहे हैं रिलायंस जैसा कंपनी है जो कि रोज 200 करोड़ का सेल कर रहा है, उसके लिए 2 करोड़ क्या है? तो कोई भी आइटम रेवेन्यू है या कैपिटल है, आप अमाउंट देख करके नहीं बोल सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तेरा बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज स्मॉल है या लार्ज है कैसे पता चलेगा? कंपेयर करना पड़ेगा तब तो। जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, हम पूछ रहे हैं लाइन लंबा है कि छोटा है, तुम कैसे बोल सकते हो कि ये लंबा है या छोटा है? इसके बगल में एक और लाइन ड्रॉ कर दी इतना बड़ा, अब बताओ ये लाइन लंबा है कि छोटा है? लंबा है। अब इसके बगल में पूरा लंबा लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर ये लाइन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कोई भी अमाउंट छोटा है या बड़ा है ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए कंपैरिजन का अमाउंट होना चाहिए। रेवेन्यू क्या है बताइए, स्मॉल या लार्ज? रेवेन्यू का मतलब क्या है? स्मॉल। कैपिटल का मतलब क्या है? लार्ज। अब ये आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपका दुकान है और आपके दुकान पे आपको 2 ठो खर्च मिला है, 2 ठो अमाउंट मिला है। एक ठो मिला है 100 रुपया, एक ठो मिला है 1 लाख रुपए का। कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा लार्ज? 100 रुपये वाला क्या है? रेवेन्यू। 1 लाख वाला लार्ज है। रेवेन्यू का दूसरा पहचान क्या है? तो रेवेन्यू का दूसरा पहचान है रेकरिंग। रेवेन्यू का दूसरा पहचान क्या है? रेकरिंग। मतलब अगेन एंड अगेन। रेवेन्यू का पहचान क्या है बताइए? क्या चीज है वो? रेकरिंग है, मतलब वो बार बार होता है हमारे बिजनेस में। और कैपिटल का दूसरा पहचान क्या है बताओ? नॉन रेकरिंग है। कैपिटल का दूसरा पहचान क्या चीज है? नॉन रेकरिंग है। तुम्हारे दुकान पे ग्राहक आया, ग्राहक को तुम 10 रुपए का चाय पिला लिए, ठीक है, और दूसरा ग्राहक के साथ एक बच्चा आया तो उस बच्चा को तुम खिलौना खरीद के दे दियो। बताओ रेवेन्यू कौन सा है, कैपिटल कौन सा है? चाय पिलाना क्या चीज है? लेकिन बच्चा को भले तुम खिलौना 10 रुपए का ही दियो खरीद के, बट वो खिलौना खरीदना क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो रोज नहीं ना होगा कि रोज तुम्हारी दुकान पे बच्चा आए तुम उसको रोज खिलौना खरीदाओ, ऐसा तो नहीं होगा। सेल करना क्या चीज है? गुड्स का सेल करना। तुम्हारा जिस चीज का दुकान है तुम वो सामान सेल कर रहे हो। अब रोज तुम सेल करते हो 1 लाख का, एकदम तुम सेल कर दिए 10 लाख का, वो सेल क्या होगा? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल हो जाएगा। सेल रेवेन्यू है या कैपिटल, किस चीज पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं, वो क्या चीज है? स्टाफ को सैलरी दिए तुम 10,000 रुपया महीना, ठीक है। उसी दिन क्या हुआ कि तुम्हारे दुकान का तार वार जल गया था, तुम इलेक्ट्रीशियन को बुलाए, इलेक्ट्रीशियन को दिए 1,000 रुपया। यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहा है। स्टाफ को तुम सैलरी दिए 10,000, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन को तुम दिए 100 रुपया। बताओ कौन रेवेन्यू कौन कैपिटल? स्टाफ का सैलरी क्या होगा? रेवेन्यू होगा। क्यों? रेकरिंग है, बार बार पेमेंट करना है। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन है उसको तो बार बार पेमेंट नहीं करना है, हमेशा तो वो तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे को ये बताओ, स्टॉक खरीदना और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल? स्टॉक खरीदना, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में हम और बता रहे हैं। अभी तक हम लोग एनपीओ के बारे में क्या समझे कि एनपीओ क्या चीज है? एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एनपीओ क्या गुड्स सेल कर सकता है? कर सकता है, लेकिन आमतौर पे वो गुड्स में डील नहीं कर सकता है। एनपीओ प्रॉफिट्स कमा सकता है, प्रॉफिट वो कमाता है, लेकिन प्रॉफिट को वो अपने मन मुताबिक यूज नहीं कर सकता है। क्या अपने प्रॉफिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? कैन एनपीओ डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स मेंबर्स? नहीं, एनपीओ अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो एनपीओ अपने प्रॉफिट को क्या करेगा? एनपीओ अपने प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करने में यूज करेगा। क्या चीज प्रमोट करने में? तो RASUC, रिलीजन, आर्ट, साइंस, अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव और कॉमर्स, इसी चीज में जो है एनपीओ उसको यूज कर सकता है। इतना क्लियर है आपको? अब एनपीओ के अकाउंटिंग में आने के लिए हम लोग को रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू क्या है बताइए? स्मॉल अमाउंट और रेकरिंग। कैपिटल क्या चीज है? लार्ज अमाउंट और नॉन रेकरिंग।
तो बड़े शहर में आप जब जाइएगा, जैसे कलकत्ता में हम रहे हुए हैं, तो कलकत्ता में मतलब अगर आप आपके पेरेंट्स आप लोग को क्यों डांटते बोलते होंगे पढ़ने लिखने के लिए? तुम अगर अपने पेरेंट को बोलोगे कि मेरे को गाने बजाने वाले स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, गिटार सीखना है, स्विमिंग सीखना है, नाम लिखवा देंगे वो। लेकिन अगर तुम रोज नियम से 2 घंटा वहाँ समय दे दोगे और पढ़ाई में समय नहीं दोगे, पेरेंट्स तुम पे बरस पड़ेंगे कि भाई पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, नाचना गाना ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन कलकत्ता का जो वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई में तो मोटिवेट करते ही हैं। पढ़ाई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बच्चा अगर 3 साल का हो गया है, उसको स्विमिंग सूट पहना करके फेंक देते हैं, सीधा जाओ नहर में तैरो। वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो CCA होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, उसका बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो वहाँ पे बहुत सारा आपको जिम हुआ या स्विमिंग पूल हुआ, हर गली हर मोहल्ला में वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पे बहुत सारा क्लब आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे स्विमिंग भी सिखाया जाता है, लेकिन साथ में वहाँ कुछ खाने पीने का भी वहाँ पे वो सब चीज़ मिलता है। तो क्लब जो होता है, क्लब में मेंबरशिप लेना पड़ता है। जैसे स्कूल में आप नाम लिखवाते हैं तो हर महीना फीस देना पड़ता है ना, जैसे क्लब में नाम लिखवाओगे तो तुमको हर महीना फीस देना पड़ेगा। तो हम अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो क्या चीज है? फी है। उस फी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी क्लब के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको क्या बोला जाएगा? सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। आपका जो स्कूल का फी है वो भी सब्सक्रिप्शन है। समझ में आ रहा है? नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या इन सब चीज का तुम अगर मंथली तुमको देखना है, तुमको क्या लेना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको जो जानकारी है और जो हम हिंट दिए, उस हिसाब से बताओ सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? रेवेन्यू है या कैपिटल है? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है या कैपिटल है? क्यों रेवेन्यू क्यों है? क्योंकि आपको वो मंथली या एनुअली आपको बार बार पे करना है। मैंने ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में एक बार पे कर दिए काम खत्म। हो सकता है तुमको मंथली देना पड़े, या हो सकता है तुमको उसको ईयरली देना पड़े। तो किसी भी एनपीओ के लिए, किसी भी नॉन फॉर प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दिए हैं। अब यहां पे हम लोग को यह समझना है कैश बेसिस क्या होता है और अक्रूवल बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या अंतर है, हम लोग को ये समझना है। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब होता है कि एक्चुअल कैश पेड ऑब्लिक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बेसिस क्या होता है? अच्छा, ये आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये नहीं लिखे हैं? ठीक है, लिख लो इसको। पीछे का लिखे हैं कि नहीं? ठीक है, यहां से लिखिए इसको। यहां तक जो बोले हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस क्लास मिस होने वाला बीमारी आप लोग को नहीं होना चाहिए। क्लास अगर एब्सेंट करोगे तो फिर दिक्कत है। इसको लिखिए, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को। तो कैश बेसिस में क्या होता है कि एक्चुअल कैश पेड या रिसीव्ड को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश बेसिस पे क्या बनता है हम लोगों का? तो कैश बेसिस पे बनता है हम लोगों का कैश बुक, या आप उसको बोल सकते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लिख लिए आप लोग इसको?
अक्रूवल बेसिस में लिखिए अमाउंट फॉर ईयर इज रिकॉर्डेड। अक्रूवल बेसिस में लिखिए अमाउंट फॉर ईयर इज रिकॉर्डेड। अमाउंट फॉर ईयर इज रिकॉर्डेड irrespective of amount for year is recorded irrespective of actual amount paid or received. Amount for year is recorded irrespective of actual amount paid or received. Irrespective of actual amount paid or received. लिख लिया आप लोग इसको? लिख लिया है? ठीक है। फिर एनपीओ में जो है कुछ एक चीज बदलेगा, बस नाम बदलेगा, मीनिंग सेम रहेगा। जैसे आप लोग जिसको कैपिटल बोलते थे, जिसको आप लोग कैपिटल बोलते थे, उसको यहां पे क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल फंड। थोड़ा सा आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस फंड। नाम अलग अलग है, मीनिंग सेम है। 11th में जो कैपिटल था, यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड, या उसको क्या बोला जाएगा? कॉर्पस फंड। दूसरा, जिसको आप प्रॉफिट या लॉस बोलते थे, अच्छा पीएल अकाउंट का हम बात नहीं कर रहे हैं। पीएल अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा? जो पीएल अकाउंट है यहां पर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ रहा है? पीएल यहां क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन जो प्रॉफिट्स या लॉस आता था, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते थे, पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट एंड लॉस यहां क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। नेगेटिव में तो क्या कहलाएगा? डेफिसिट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इसको लिखिए। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। लॉस में है तो क्या बोलेंगे? उसको डेफिसिट बोलेंगे। ये हो गया आप लोगों का? सबका ये हो गया? ठीक है। अब आप लोग को हम जो पहला आइटम है वो पढ़ा रहे हैं, आज इजी वाला है। वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, दिस अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक this account is nothing but cash book that we have studied in class 11. Nothing but cash book that we have studied in class 11. इसमें लिखो इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, एक चीज और हम बोल रहे हैं कि आप लोग, जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग घर जाके दो काम मत कीजिएगा। पहला तो यूट्यूब पे जाके कोई क्लास मत कीजिएगा एनपीओ का, फिर हौश पौश हो जाएगा। आप जब मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरे अप्रोच से चलिए। यूट्यूब पे पहला कोई क्लास मत कीजिएगा। क्लास करना होगा तो करना, सीरियसली उसको लेके कॉपी, उसको समझने मत लगना। वेरीफाई करने के लिए भले पढ़ लेना कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, बुक से अपने मन से आगे आगे मत पढ़ना, ये काम भी मत करना। बुक पढ़ने का शौक है, बीएसटी का पढ़ो या इंडियन इको का पढ़ो, ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि इंडियन इको हम पढ़ाने वाले नहीं है यहाँ। ठीक है, इंडियन इको का पढ़ोगे तुम लोग को, सीबीएसई वालों को बोल रहे हैं, सीबीएसई वाले जो बच्चे लोग हैं वो लोग इंडियन इको का बुक पढ़िएगा, आपको फायदा करेगा।
आगे आगे अकाउंट्स का बुक रीडिंग मत डालिएगा। आप लोग को जब हम पढ़ा देंगे, जब हम बोल देंगे, तब आप अकाउंट्स के बुक को रीडिंग कीजिएगा। अभी अपने मन से अकाउंट्स के बुक को रीड मत कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्या लिखे इसमें? पहला लाइन, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक। अगला पॉइंट, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ठीक है, चलो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको डिटेल में समझा रहे हैं, अच्छे से यहां देखना है इसको। देखिए, क्लास 11th में जो आप लोग लेजर का फॉर्मेट पढ़े थे, क्लास 12th में जो आप लेजर का फॉर्मेट पढ़े थे, दोनों में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है। 11th में आप लोग को बेसिक्स पढ़ाना है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पढ़ाना है। 11th के फॉर्मेट में हम कोई चीज हटा नहीं सकते, लेकिन 12th का जो फॉर्मेट है वो हमारे जरूरत का फॉर्मेट है। हमको डेट का जरूरत नहीं है, तो हम डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? 11th में जो आप कैश बुक बनाते थे, वहां पे आप पर्टिकुलर्स लिखते थे। 11th का जो कैश बुक आप बनाते थे, वहां पे आप क्या लिखते थे? पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। यहाँ पे होता था डेबिट, यहाँ पे होता था क्रेडिट, यहाँ पे होता था अमाउंट, यहाँ पे होता था अमाउंट, और आगे में डेट का भी कॉलम होता था 11th के कैश बुक में। लेकिन जो 12th में आप कैश बुक पढ़ रहे हैं, 12th में ये कैश बुक का क्या नाम है हम लोग का? इसमें हम लोग पर्टिकुलर नहीं लिख के आगे में क्या लिख देंगे? रिसीप्ट। इधर में क्या लिख देंगे? पेमेंट। समझ में आ रहा है? माने जो भी रुपया आएगा उसको तुम कहाँ लिखोगे? इधर में लिखोगे, और जो रुपया जाएगा उसको कहाँ पे लिखोगे? इधर में लिखोगे। डेप्रिसिएशन जैसा नॉन कैश आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग के लिए खर्च है, बट एक्चुअल में कोई कैश तो हमारा जाने वाला नहीं है। 1 लाख का गाड़ी खरीदे थे, आगे आगे नहीं बोलना है, 1 लाख का आप गाड़ी खरीदे थे, 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस गाड़ी का कीमत साल के आखिरी में कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। 10,000 का तुमको नुकसान हुआ है, बट कैश तुम्हारे पास से नहीं गया है। जो गाड़ी था उसको तुम 1 लाख में खरीदे थे, उसको बेचने जाओगे तुमको कितना मिलेगा? 90,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो जो भी तुम्हारा रिसीप वाला आइटम रहेगा तुम उसको कहाँ पे लिखोगे? इधर में लिखोगे। पेमेंट वाला आइटम कहाँ पे लिखोगे? इधर में लिखोगे। अच्छा, ये बताओ कि कभी ऐसा हो सकता है कि पेमेंट साइड ज्यादा है रिसीप से? 11th जब पढ़ा रहे थे आप लोग को बार बार बोल रहे थे कि ये सब चीज 12th में काम देगा। पॉकेट में 100 रुपया लेके जाओ और 200 रुपया खर्चा करके आओ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अगर कैश वाला फिगर दे रखा है, बैंक नहीं है और कैश दे रखा है, तो उस केस में आपका जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा नहीं हो सकता। ओवरड्राफ्ट वाला सीन आप लोग को याद है? 11th में पढ़ाए थे ओवरड्राफ्ट, हम वही बोलना चाह रहे हैं। ओवरड्राफ्ट रहेगा तब तो तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास जो ओपनिंग कैश है यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग कैश यहां पे लिखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब हुआ? पिछले साल तुम्हारे बिजनेस में कितना रुपया था। जैसे मान लो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 है, इसका मतलब क्या है कि जब पिछले साल बुक्स क्लोज हुआ तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था? 1000 रुपया था। तुम्हारे पास कैश कितना था? 1000 था। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जैसे मान लो कि रेंट पेड बोलेंगे तो आप कहां पे लिखिएगा? क्या लिखिएगा यहाँ पे? बाई रेंट। रेंट पेड मत बोलिएगा, बाई रेंट बोलिएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको हम पढ़ा दिए हैं। सब्सक्रिप्शन कहां पे लिखिएगा? हाँ, पेमेंट साइड में। रिसीप साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा, धीरे धीरे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। बट रिसीप एंड पेमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साल शुरू हुआ तो आपके यहाँ कितना पैसा था? 1000। सब्सक्रिप्शन आपको मान लेते हैं 500 रुपया मिला। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला? 500 रुपया। तो आपके पास, और आप रेंट पेमेंट किए 200 रुपया, तो बताइए आपका यहाँ पे बैलेंस शीट क्या हुआ? अरे आंसर करो, गधा जैसे बैठे हो तुम लोग, कुछ बोल नहीं रहे हो। कितना है देखो तो? 1500 रुपया है तुम्हारे पास। खर्चा कितना कर दियो? तो साल के आखिरी में तुम्हारे पास कितना बचेगा? तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, कितना समय लगेगा बताने में? सबको समझ में आ रहा है? रिसीप एंड पेमेंट क्या चीज है? कैश बुक है। रिसीप एंड पेमेंट क्या चीज है हम लोग का? कैश बुक है। और ये किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बन रहा है। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वही रिकॉर्ड करेंगे।
मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी करो, चलो। आज जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को घर जाके उसको रिवाइज करना है। आज वाला पढ़ाई एकदम इजी लग रहा होगा कितना आसान सा चीज है, लेकिन 3-4 क्लास जब कर लेंगे तब पढ़ने में और मजा भी आएगा, आप लोग को समझ में भी आएगा। हाँ बोलो। अरे हम पे कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तुम एनपीओ हो, यहाँ पे तुमको नेटफ्लिक्स बन के अकाउंटिंग करना है, कस्टमर बन के थोड़ी ना अकाउंटिंग करना है। समझ में आ गया? 11th में पढ़ाए थे कि नहीं कि अकाउंटिंग किस, हम लोग को अकाउंट मतलब हमको बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लेंगे। एक बार अपने उन फ्रेंड्स लोग को बोल दीजिएगा कि हमको एटलीस्ट फोन करके कंफर्म कर दे, तभी उन लोगों का नोट्स प्रिंट होगा, नहीं फिर उन लोगों को वेट करना पड़ेगा 10 दिन 15 दिन, ठीक है? देखो लोग नाम लिखा था और जो लोग नहीं आया है। ये हो गया आप लोगों का, ये कॉपी हो गया आप लोगों का। आप लोगों को कुछ एक हम आइटम देते हैं, आप लोग उसको लिखिए, बोलते हैं, और उसका हम लोग रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम कैश बेसिस वाला जो आइटम है उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पर, ठीक है? बिजनेस में आपको पता है कि बकाया भी चलता है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब चलता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं रेंट का। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022 चल रहा है। इसके बाद आएगा 2023, इसके पहले क्या आ गया? 2021, ठीक है? मान लेते हैं 1000 रुपया महीना रेंट है। रेंट कैसे है बताइए? 1000 पर मंथ। 2021 का तुम 3 महीने का रेंट का पेमेंट नहीं किए। 2021 का तुम कितने महीने का रेंट का पेमेंट नहीं किए थे? 3 महीने का। तो इस साल जब तुम क्लियर करोगे तो 2021 का तुमको कितना रेंट देना पड़ेगा? 3000 देना पड़ेगा। 2022 का कितना देना पड़ेगा? 12000 देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कहीं से पैसा आ गया था, तुम क्या किए कि 2023 का भी 2 महीना का रेंट का पेमेंट कर दिए, ठीक है? तुम इस साल बताओ रेंट कितना दिए हो? 17000 का पेमेंट किए हो। एक बार उसको बोर्ड पे देखिए और कंफ्यूज मत होइएगा। 2021 का कितना दिए हो? 3000। 2022 का कितना दिए हो? 2023 का कितना दिए हो? और हम किस बेसिस का भी बात कर रहे हैं? कैश बेसिस का। कैश बुक में कितना जाएगा? 17000। कैश बुक में कितना जाएगा? 17000। लेकिन आपके पीएल अकाउंट में कितना जाएगा? 12000 जाएगा। पीएल अकाउंट में कितना जाएगा? 12000 जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएल अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस पे। अभी आपको अक्रूवल बेसिस के बारे में लिखवाए हैं। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि जितना पैसा दिए हो उससे मतलब नहीं है, इस साल का जो खर्चा है वही इसी साल के पीएल में जाएगा। तो इस साल का खर्चा कितना है रेंट का? 12000 है ना? तो ये कैश बुक में कितना जाएगा बताओ हम लोगों का? 17000। पीएल में कितना जाएगा हम लोगों का? 12000। समझ में आ रहा है? पीएल में कितना जाएगा? 12000। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने का है, 2000 एडवांस में भी तो दे दिए हो, तो इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
लिखोगे, काहे नहीं लिखोगे? अकाउंटिंग फिर कैसे कंप्लीट होगा तुम्हारा बैलेंस शीट? अब बताओ ये 2000 तुम्हारा क्या है? एडवांस रेंट है, एसेट में जाएगा कि लायबिलिटी में जाएगा? 2000 कहाँ पे जाएगा तुम्हारे बैलेंस शीट के एसेट में? कितना जाएगा? 2000। समझ में आ रहा है? और इस 3000 का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। सोच समझ के बोलिए, एक वो एडवांस है तो उल्टा आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना होगा। सोच समझ के बोलिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, सुनिए, 3000 का पेमेंट नहीं किए थे ना, तो आपके ये बैलेंस शीट में होगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के। तो बात समझ में आ रहा है? पेमेंट जब नहीं किए थे तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के कहां पे होगा? ये बैलेंस शीट में। और अब जब तुम पेमेंट कर दिए हो तो ये 3000 बैलेंस शीट से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैलेंस शीट से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ 2023 में कितना रेंट तुमको पेमेंट करना है? ये तो सबको समझ में आ रहा है। अक्रूवल बेसिस का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। उसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन। इसी पेन पेमेंट बनाइए, इसको जल्दी कॉपी करो। हो गया सबका? ठीक है, चलिए लिखिए। इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन देते हैं। कैश ब्रैकेट में लिखना 112012, कैश 112012 डेट है। कैश 1 जनवरी 2012, 1025। अमाउंट है 1025, ऐसे बोल रहे हैं। कैश ब्रैकेट में 1/1/12, रुपया कितना था हमारा? 1025। अगला उसके बाद लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव 2150। सैलरीज 600, ड्रामा एक्सपेंसेस 450। इतना लिखिए, फिर इन सब आइटम को पहले डिस्कस करेंगे। आप मेरे को बताइए इसमें से कौन सा रिसीप है, कौन सा पेमेंट है? मतलब किसमें पैसा आया, किसमें पैसा गया? पैसा किसमें आया, पैसा किसमें गया? ऊपर वाला तो ओपनिंग बैलेंस है, डिस्कस करना शुरू करें। ठीक है, ऊपर वाला तो ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसीट में जाएगा या पेमेंट में? अपकीप ऑफ फील्ड, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है? पूछिए, मीनिंग बताएंगे। अपकीप ऑफ फील्ड का मीनिंग
शादी वादी में जो लॉन होता है देखे हैं, घास बड़ा हो जाए तो उसको कटवाना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। कुछ नहीं तो क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, टीवी में देखते हैं, पिच, उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, बस वही है, घास को कटवा के फील्ड को मेंटेन करना। तो बताइए इसमें पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। एडमिशन फी, रिसीप है। सैलरी, सैलरी रिसीप है। पेमेंट, तुम दुकानदार हो, तुमको सैलरी थोड़ी ना यहाँ मिलने वाला है, तुमको सैलरी पेमेंट करना है। ड्रामा एक्सपेंसेस, पेमेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी गिवन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीप। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? ठीक है, इसके आगे अब हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट लिख ही देते हैं। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1/8/12। इसके आगे स्टार लगा दीजिएगा। स्टार लगवाने का रीजन दूसरा है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग, इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट हम लोग को पढ़ना है, इसलिए। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आप लोग इसको, अभी क्लास नहीं खत्म हो, मतलब इसको बनाओ काफ़ी, मतलब कि इतना ट्रांजैक्शन काफ़ी है रिसीप एंड पेमेंट के लिए। 5:15 में क्लास खत्म होगा, इसको बनाइए। पढ़ाई समझ में आ रहा है अनुराग? समझ में आ रहा है? अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो बस बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं। घर का नंबर हम सेव कर लिए हैं, सबसे ऊपर वाले नंबर तुम्हारा ही है। 12 में तुमको पढ़ना पड़ेगा। बस एब्सेंट नहीं करो, अगर एब्सेंट करोगे तो घर से फोन करवा देना एक बार मम्मी से कि एब्सेंट कर रहे हो, नहीं तो फिर बैठने नहीं देंगे। कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं करेगा, पहले बोल दे रहे हैं आप लोगों को। ये बताइए जनरल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिखेंगे, रिसीप में या पेमेंट में? जनरल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, प्रदीन कहाँ पे होगा बताओ? क्यों? सही बोल रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो आपके पास से पैसा जा रहा है ना, इसलिए पेमेंट में होगा। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को अपने हिसाब से बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताएगा कोई बच्चा।
और कभी भी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वहां उसको शो करना जरूरी है, बैल फिग लिख के टोटल करके बैलेंस करके बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 1015 कितना आ रहा है? और लोगों का 1100 आ रहा है। आ रहा है? हाँ, कैसे भी एडमिशन फी पेमेंट होगा? तुम स्कूल हो, एडमिशन फी दिया हुआ है, स्कूल दूसरा जगह नाम लिखवाता है कि दूसरा लोग आके स्कूल में नाम लिखवाता है? हम नहीं समझे क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस का। ये एक ही बिजनेस का नाम है। हाँ, एक ही बिजनेस का है। तो एडमिशन फी स्कूल के लिए क्या है बोलो? उसके लिए तो हाँ, तो फिर कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में ऐसा कंफ्यूजन होता है बट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, अच्छा से ये समझ में आएगा। तो थोड़ा इसको देख के समझिए, हम यहाँ बोलते हैं, आप देखिए इसको इंटरप्रेट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा बन गया? अच्छा, यहाँ देखिए, समझिए यहाँ क्या बोल रहा है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, कोई 1100 बोल रहा है, कोई 1055 बोल रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? चलो यहाँ पहले बोर्ड पे ध्यान दो। पहले आंसर यहाँ का आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। पहले समझते हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है, क्योंकि अब हम लोग दोबारा कोई रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले नहीं है, ये बस समझने के लिए एक बार बनवा लिए हैं। अब हम लोग को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बाकी जो क्वेश्चन है वो बनाना है। रिसीप एंड पेमेंट देख के आप क्या समझ रहे हैं? साल जब शुरू हुआ तो कितना रुपया था? 1025 रुपया था। फिर हमको मिला किस चीज का? सब्सक्रिप्शन का कितना मिला? 2150। एडमिशन फी कितना मिला? 40। और पुराना न्यूज़पेपर बेच के कितना मिला हमको? 45। मतलब साल में हमको इतना पैसा इन सब चीजों का मिला है। पेमेंट कहाँ कहाँ किए हैं? अपकीप ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड को ठीक करवाने में पेमेंट किए हैं, सैलरी दिए हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस दिए हैं, म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं, चैरिटी दिए हैं, और कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। तो इतना रुपया मिला था, जिसके बाद खर्च करने के बाद मेरे को कितना बच रहा है? मेरे पास 1100 रुपया बच रहा है। हो सकता है 1100 गलत हो, अब आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है करके। 1100 सही है, तो जिन लोग का गलत है उन लोग का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को? ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको हम बता दिए हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सब्सक्रिप्शन क्या चीज है बताइए? फी है। एक ऐसा फी है जिसको आपको रेगुलरली पे करना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब डेली नहीं, लेकिन आपको इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सर्विसेज है उसको कंटिन्यू रखा जा सके। तो सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? आपका फी है। अब यहां पे हमको समझना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। 11th में आप लोग आउटस्टैंडिंग और एडवांस समझे हैं? बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा? क्या होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है बताइए? लायबिलिटी है। हमको लायबिलिटी ही सुनना था, यहाँ बात सुनिए।
11th में आप लोग पढ़े थे कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग लगा है तो वो लायबिलिटी है। अब इस चीज को आप लोग भूल जाइए। आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी होता है ये जरूरी नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताइए। बकाया, हिंदी में अगर हम बोले एक लाइन का बात, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी, बकाया मतलब जो पेमेंट नहीं हुआ। एडवांस का मतलब टाइम के पहले आप पेमेंट कर दिए हैं। जो बच्चा लायबिलिटी बोला है उसको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अच्छा एक और चीज, किसी भी चीज के आगे, किसी भी इनकम या एक्सपेंस के आइटम के आगे अगर आउटस्टैंडिंग या एडवांस लगा दिया जाए तो वो इनकम और एक्सपेंस नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? एसेट्स या लायबिलिटी बन जाता है। यानी किसी भी आइटम के आगे अगर आउटस्टैंडिंग या एडवांस लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? एसेट हो जाएगा या लायबिलिटी हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम या एक्सपेंस की कैटेगरी में तो जाने वाला ही नहीं है। ये किस में जाएगा? एसेट में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा। अब हम लोग आते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले इसका मीनिंग समझना है। सब्सक्रिप्शन किसको मिलेगा? सब्सक्रिप्शन का एनपीओ पे करेगा कि रिसीव करेगा? रिसीव करेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? माने बकाया सब्सक्रिप्शन, माने वो पैसा जो उसको मिला नहीं है। तो तुम मेरे को बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हुआ कि वो पैसा जो एनपीओ को मिला अभी नहीं है। एनपीओ वो पैसा पाने का हकदार है, एनपीओ के पास राइट है कि वो उस पैसा को उसको मिले। तो बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? इतना समझने के बाद एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये पैसा अभी एनपीओ को मिला नहीं है। ये वही बात हो गई कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और स्कूल को जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो बताइए 3 महीने का पैसा जो स्कूल को नहीं मिला है वो स्कूल के लिए क्या होगा? एसेट होगा। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? एसेट है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा? मीनिंग समझते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन का। मार्च का महीना चल रहा है, कोई बच्चा जुलाई तक का फी पेमेंट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। मतलब समय के पहले पैसा का पेमेंट हो जाना क्या चीज है? एडवांस होता है। बात समझ में आ रहा है? जो एडवांस पेमेंट किया है उसके लिए वो एसेट है। बात समझिएगा, यहाँ पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा रहे हैं। हम एनपीओ हैं, आप हमारे मेंबर हैं, आप हमको टाइम के पहले पैसा पेमेंट कर दिए, आपके लिए वो पैसा क्या होगा? एसेट होगा। मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी हम सर्विसेज दिए नहीं है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताइए? लायबिलिटी। मीनिंग समझ में आया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट है। किसके लिए? एनपीओ के लिए। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेंबर का तो खैर यहाँ कोई यूज ही नहीं है, बट क्लियर करने के लिए आपसे हम पूछ रहे हैं, मेंबर के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जैसे अपना दुकान का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे अगर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तुमको भी पेमेंट करना बाकी है। मीनिंग समझ में आ रहा है? इसीलिए 11th में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या था? लायबिलिटी था, क्योंकि तुमको वहां पे पेमेंट करना था, तुमको पैसा देना है। बट एनपीओ में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जा रहा है बताओ? एसेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ पैसा मिलना है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है बताइए? फी, वो पैसा जिसको सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए पेमेंट करना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताइए? एसेट हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताइए? लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिखिए। एनपीओ में फिर एक ऐसा टॉपिक आएगा जहां पे आपको हम एक शॉर्टकट वाला मेथड सिखाएंगे और स्कूल में या मैक्सिमम जगह पे आपको जो है वो लॉन्ग वाला मेथड मिलेगा। तो आपको दोनों हम समझा देंगे, बट मेथड मेरा ही फॉलो करना है आप लोगों को। आज वाला जो क्लास है वो रिकॉर्ड होकर टेलीग्राम के चैनल में चला जाएगा, तो आप लोग जो लोग नहीं आए उन लोग को शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो एडेड होंगे ही। जो नए स्टूडेंट हैं अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के जैसा है, और इसमें आप AGRCOM सर्च कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास से जुड़ा सारा अपडेट वहाँ चला जाएगा। नहीं समझ में आएगा, अगले क्लास में फ़ोन ले आइएगा, आपका हम उसमें
ऐड कर देंगे और वीडियो वाला भी ऐड करवा देंगे। लिंक चला जाएगा सबके लिए, ओपन लिंक है ये हो गया सबका। तो फिर आज के क्लास में आप लोग को इतना ही हम छोड़ रहे हैं। प्लीज इतना जो पढ़ाए हैं इसको घर पे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में पढ़ाई जो है बिल्कुल दूसरे लेवल पे हो जाएगा। अगले क्लास में सबको हैंडआउट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और हम लोग आइटम का डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे।